नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरे यानी अनु के साथ। एंड एज यू विल कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आज का हमारा टॉपिक है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। ये हमारे सेशन का तीसरा पार्ट है दोस्तों। पहले दो पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। यदि आपको तीसरा पार्ट समझना है तो उसके लिए मैं आपको कहूंगी कि पहले आप जाके वो दोनों पार्ट्स देख लें। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्ट 3 विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट। सेशन को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में दोबारा से लेके जाना चाहती हूँ। वर्ल्ड वॉर 1 किस किस के बीच में हुआ था? द एलाइज एंड द सेंट्रल पावर्स के बीच में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स मैंने दी थी वो बिल्कुल ठीक थी। मेरे से गलती कहाँ पे हुई थी दोस्तों? बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कंट्रीज की फोटो लगा दी थी, तो दैट वॉज माई मिस्टेक, जो मैं अब आज यहाँ पे सुधार रही हूँ। यहाँ पे आज ये वर्ल्ड वॉर 1 की कंट्रीज है। कौन सी कंट्रीज है? वर्ल्ड वॉर 1 की, यानी कि द एलाइज एंड द सेंट्रल पावर्स। एलाइज में 3+1 का एक ग्रुप था। 3 कौन सी थी? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया। +1 कौन सी थी? आपकी यूनाइटेड स्टेट्स थी। ठीक है, तो एलाइज में ये 4 देश थे। और दूसरी तरफ अगर सेंट्रल पावर्स की बात की जाए तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की, ये चारों देशों के बीच ये चारों देश थे। तो इन दोनों ग्रुप्स के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था, यानी एलाइज एंड द सेंट्रल पावर। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों, कल हमने देखा था कि किस तरीके से हेनरी फोर्ड ने पूरी इकोनॉमी में बूस्ट लेके आ गए थे और यूरोप की भी इकोनॉमी अब प्रॉस्पर करने लगी थी। लोगों की लाइफ लग्जूरियस होने लगी थी। लोग बहुत अच्छा खाना पीना, रहन सहन सब कुछ अच्छा हो गया था। फिर अचानक से क्या होता है दोस्तों? समीकरण बदलता है और पूरी दुनिया में एंटर करता है द ग्रेट डिप्रेशन, यानी विश्व की आर्थिक मंदी। जब पूरी दुनिया में आ जाती है, पूरी दुनिया को बर्बाद कर देती है। और ये कब आई? 1929 से 1930 में आई। इसके 2 मेन फैक्टर्स थे। पहला तो ये था कि एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन, किसानों की जो फसल थी दोस्तों उनकी कीमत बहुत ज़्यादा कम हो गई, तो किसानों की इनकम भी कम हो गई। उनको अपने दिन बिताने मुश्किल हो गए थे। किसानों ने ये सोचा कि अगर हम कम उगाते हैं तो हमें कम पैसा मिलता है, अगर हम ज़्यादा उगाएंगे तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इस बात को ध्यान में रख के उन्होंने क्या किया कि अपने प्रोडक्शन को, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। जैसे उन्होंने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, मार्केट में फूड की कीमत और भी ज़्यादा गिर गई, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा थी और डिमांड बिल्कुल थी नहीं। तो डिमांड उसके अकॉर्डिंग थी नहीं, तो फूड की कीमत जो थी बहुत ज़्यादा बुरी तरह से नीचे गिर गई। किसानों की उम्मीद के बिल्कुल उलट ये जो स्टेप उठाया गया था ओवर प्रोडक्शन का, इसने पुश डाउन किया प्राइस को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से। दूसरा जो हमारा इफेक्ट था वो ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स ने हर किसी से अपने अपने लोन वापस लेने शुरू कर दिए। पूरे यूरोप को यूएस ने लोन दिए हुए थे, तो अब आर्थिक मंदी का साया उसको दिख रहा था कि पूरे यूरोप में आर्थिक मंदी आ गई है। तो अपने देश को आर्थिक मंदी से बचाने के लिए इसने लोन को विड्रॉ करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ दोस्तों कि बहुत सारी कंट्रीज, जैसे यूरोप की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो वहाँ पे सारे के सारे जो बैंक्स थे वो धाराशायी हो गए, वो कोलैप्स हो गए। और ब्रिटेन की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो वहाँ की जो करेंसी थी पाउंड स्टर्लिंग, वो उसकी कीमत में बहुत ज़्यादा गिरावट आई। तो ब्रिटेन तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। अमेरिका ने एग्रीकल्चर को इंटेंसिफाई किया, रॉ मटेरियल प्राइसेस को इंटेंसिफाई किया और इंपोर्ट ड्यूटी को डबल कर दिया। इन सब ने क्या किया दोस्तों? आर्थिक मंदी को और भी ज़्यादा बूस्ट दे दिया। इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा देश था? खुद अमेरिका दोस्तों आर्थिक मंदी से सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। यूनाइटेड स्टेट्स के बैंक्स ने क्या किया? डोमेस्टिक लोन देना बंद कर दिया और जो भी लोन उन्होंने पहले दिए हुए थे उन लोन्स की रिकवरी उन्होंने शुरू कर दी। जो किसान थे वो अपनी हार्वेस्ट को बेच नहीं पा रहे थे, हाउस होल्ड्स बर्बाद हो गए, बिजनेस कोलैप्स हो गए। और जो लोग जिन्होंने बैंकों से लोन ले रखा था उन्होंने मजबूरी में आके अपने घर, अपनी कार, अपनी संपत्ति सब कुछ बेच दी और वो सड़कों पर आ गए। यूनाइटेड स्टेट्स पूरा का पूरा सड़क पर आ गया। और अल्टीमेटली क्या होता है दोस्तों कि बैंकिंग सिस्टम खुद कोलैप्स हो जाता है, यानी कि पूरा का पूरा अमेरिका बर्बाद हो जाता है। और ये जो पिक्चर्स है, ये यकीन नहीं होता कि ये अमेरिका के लोग हैं। तो एक टाइम पे इतना बुरा असर आर्थिक मंदी का अमेरिका पे आया था। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं दोस्तों, यूरोप बुरी तरह से प्रभावित हो रहा था, अमेरिका बुरी तरह से प्रभावित हो रहा था। तो दूसरी तरफ इंडिया पे क्या असर पड़ रहा था? इंडिया पे ग्रेट डिप्रेशन का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से असर पड़ा। पहले आपको ये जानना है कि गाँव में जो विलेजेस में इसका असर था वो डिवास्टेशन से भरा हुआ था, लेकिन अर्बन एरिया में, यानी कि जो आपके शहरी एरिया है, वहाँ पे इसका असर थोड़ा सा हमें पॉजिटिव देखने को मिला।
वीट के प्राइसेस जो थे वो 50% तक गिर गए थे और जूट के प्राइस जो थे वो 60% तक गिर गए थे। और ये मैं बात कहाँ की कर रही हूँ, गाँव की बात कर रही हूँ। पीजेंट्स और फार्मर्स को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा था और उनकी कमाई बिल्कुल हो नहीं रही थी, इनकम बिल्कुल ज़ीरो थी। इन्होंने डिमांड की कि इनके रिवेन्यू में थोड़ा सा रियायत दे दी जाए, लेकिन जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, निरंकुश शासकों ने इस रिवेन्यू में रिड्यूस नहीं किया। रिवेन्यू उनका लगातार बढ़ता चला गया, इनकम हो नहीं रही थी, जिससे भारत के जो किसान थे वो बिल्कुल बर्बाद हो गए। ठीक है, इंडिया ने फिर मजबूरी में क्या किया, गोल्ड का एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और इसी के साथ ही बहुत सारे मेटल्स का भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जैसे ही इंडिया ने गोल्ड का एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, शहरों में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बढ़ने लग गया। शहरों में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बढ़ने लग गया और सरकार ने टैरिफ को एक्सटेंड कर दिया। तो अगर मैं देखूं दोस्तों, तो सैलरीड क्लास जो लोग थे और शहरी जो लोग थे, उनकी ज़िंदगी जो थी ईजियर हो गई थी, जबकि गांव में जो लोगों की ज़िंदगी थी वो बहुत ज़्यादा संकटों के साए में आ गई थी। तो ये था हमारा ग्रेट डिप्रेशन। इसके बाद आता है पिक्चर में दोस्तों एक और नाटकीय बदलाव और आता है वर्ल्ड वॉर 2। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 होता है दोस्तों, तो अलाइड पावर और एक्सिस पावर्स के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 यानी द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा जाता है। अलाइड पावर में आपके 4 देश थे, यूके, यूएस, फ्रांस और सोवियत यूनियन, और एक्सिस पावर में आपके 3 देश थे, जर्मनी, इटली और जापान। तो वर्ल्ड वॉर 2 होता है और वर्ल्ड वॉर 2 जब होता है, इसके रिजल्ट जब निकल के सामने आते हैं तो दुनिया को पता चलता है कि वर्ल्ड वॉर 2 जो था ये पहले वाले वर्ल्ड वॉर से ज़्यादा खतरनाक था, ज़्यादा डिवास्टेटिंग था। इसने क्या किया, इसने बहुत ज़्यादा डेथ देखी, डिवास्टेशन देखी, मास स्केल पे पूरी की पूरे शहरों को इसने बर्बाद कर दिया, लोगों को रहने लायक नहीं छोड़ा, हर जगह तबाही का माहौल था। वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ दोस्तों, तो दुनिया में एक बार और समीकरण चेंज होते हैं और दुनिया बढ़ जाती है 2 सुपर पावर्स के बीच में। द्विध्रुवीय विश्व, डाइपोलर विश्व जो हमारा सामने आता है। पहली जो सुपर पावर इमर्ज होती है वो है यूएस और दूसरी जो सुपर पावर इमर्ज होती है वो यूएसएसआर होती है। यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और मिलिट्री पावर चरम पे होती है। दूसरी तरफ यूएसएसआर जो युद्ध के शुरू होने से पहले एक कृषि प्रधान देश था, युद्ध के खत्म होने के बाद वर्ल्ड पावर के रूप में सबके सामने आता है। तो इस तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 ने पूरी दुनिया में समीकरण बदल के रख दिए थे। नाउ अगर हम बात करें दोस्तों पोस्ट वॉर सेटलमेंट की, तो आगे अगर कभी कोई युद्ध की सिचुएशन ना आए, इतना डिवास्टेशन ना हो, तो इसके लिए क्या ज़रूरी था दोस्तों कि 2 मेन फैक्टर्स ज़रूरी थे। लोगों ने सोचा, अब सभी देशों ने सोचा कि अब हमें बेटर फ्यूचर के लिए काम करना चाहिए, उसके लिए हमें 2 चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। पहली चीज़ क्या थी कि हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ता था दोस्तों, इंडस्ट्री को बूस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर इंडस्ट्री को कैसे बूस्ट करें जब आपके पास एम्प्लॉय ही नहीं होंगे, तो इन्होंने सबसे पहला जो की फीचर था वो ये कहा कि हमें फुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में। ठीक है, पहला मेन फैक्टर ये था। दूसरा मेन फैक्टर ये था कि गुड्स, कैपिटल एंड लेबर, इन तीनों का ही फ्लो जो है बैलेंस होना चाहिए और ये हमें किसी भी सूरत में सुनिश्चित करना पड़ेगा। तो इन दोनों ही फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए दोस्तों 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है ब्रेटन वुड। क्या नाम है? ब्रेटन वुड। तो 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड में एक कॉन्फ्रेंस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होती है जिसका नाम होता है यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। और इसको ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ब्रेटन वुड्स में हुई थी। अब ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से पूरी दुनिया को क्या मिलता है? पूरी दुनिया को 2 मेजर इंस्टीट्यूट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 2 मेजर इंस्टीट्यूशंस मिलते हैं। पहला है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा है वर्ल्ड बैंक, जिसको हम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट भी बोलते हैं, यानी IBRD। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना क्यों की गई थी? वर्ल्ड बैंक की स्थापना इसलिए की गई थी, यदि कोई देश जो है युद्ध के बाद बर्बाद हो गया है और उसको अपनी इकोनॉमी स्टेबल करनी है, तो उसकी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए वर्ल्ड बैंक उसको लोन प्रोवाइड कराता। तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। और IMF की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि ट्रेड सरप्लस को
क्या है उसको उससे डील किया जा सके, ट्रेड सरप्लस से डील किया जा सके, और उसके जो मेंबर्स हैं, आईएमएफ के जो मेंबर कंट्रीज हैं, वो अगर किसी डेफिसिट में है तो उनको उस डेफिसिट से उभारा जा सके। तो आईएमएफ लोन नहीं देता था, वर्ल्ड बैंक लोन देता था। वर्ल्ड बैंक रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन देता है, आईएमएफ रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन नहीं देता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन की, तो आईएमएफ प्लस वर्ल्ड बैंक इन दोनों को मिला के जो एक इंस्टीट्यूट बनता है उसको कलेक्टिवली बोला जाता है ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, और ये उसके लोगो हैं। ठीक है, द वर्ल्ड बैंक एंड द आईएमएफ के लोगो। अगर मैं आगे आईएमएफ की और बात करूं दोस्तों, तो इसने अपना काम 1947 में करना शुरू कर दिया था। तो 1944 में मीटिंग होती है और 1947 में ये दोनों अस्तित्व में आके अपना काम भी करने लगते हैं। लेकिन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इन दोनों का ही डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती है वो किसके पास होती है? वेस्टर्न कंट्रीज के पास होती है। वेस्ट में भी मेनली अमेरिका के पास होती है। तो वेस्ट की जितनी भी कंट्रीज थी दोस्तों, मिल के कोई भी डिसीजन लेती थी तो उसके डिसीजन को खाली एक अमेरिका रोक सकता था, क्योंकि अमेरिका के पास क्या था? वीटो राइट था, और वो वीटो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों में ही अमेरिका के पास है। ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो था करेंसी एक्सचेंज पे डिपेंड करता था। हुआ क्या दोस्तों कि अगर मान लीजिए 1 आउंस गोल्ड है तो उसकी कीमत कैसे निर्धारित की जाएगी? उसकी कीमत रुपए में या पैसे में निर्धारित नहीं की जाएगी, बल्कि उसकी कीमत निर्धारित की गई थी डॉलर में, क्योंकि उस समय अमेरिका का डॉलर पावरफुल था। तो उस समय $35 की कीमत को 1 आउंस गोल्ड के बराबर माना गया। तो अमेरिका की जो कीमत थी वो किससे निर्धारित होती थी? गोल्ड से निर्धारित होती थी। और बाकी देशों की जो कीमत थी, यानी कि आपके रूस हो गया या फिर आपके यूरोपियन कंट्रीज हो गए, इंडिया हो गया, और भी कोई और देश, तो इनकी कीमत आज दिन तक भी किस चीज़ पे बेस है? वो है डॉलर पे। तो यानी कि डॉलर की कीमत गोल्ड पे बेस होती थी और बाकी पूरी दुनिया के देशों की कीमत जो थी डॉलर पे बेस्ड होती थी। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ आया होगा, और इसको बोला जाता था फिक्सेशन प्राइस। क्या बोला जाता था? फिक्सेशन प्राइस। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो द अर्ली पोस्ट वार ईयर्स आता है। ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन जैसे ही इनॉग्रेट होते हैं, जैसे ही अस्तित्व में आते हैं, वर्ल्ड ट्रेड जो है रैपिडली ग्रो करने लगता है। 1950 से 1970 तक पूरे वर्ल्ड की जो ग्रोथ होती है वो 8% से भी ऊपर रहती है, यानी वर्ल्ड बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। इकोनॉमी एकदम से स्टेबलाइज हो जाती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाती है और एम्प्लॉयमेंट रेट जो है इंक्रीज होने लगता है। टेक्नोलॉजी का प्रभाव बढ़ जाता है और डेवलपिंग कंट्रीज क्या करती हैं? जो नए नए डेवलप हुए देश हैं, जो नए नए आज़ाद हुए देश हैं, वो देश भी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट बढ़ चढ़ के करने लगते हैं, यानी पूंजी का प्रवाह जो है अब हर जगह से आने लग जाता है। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद एक और चीज़ होती है दोस्तों कि डीकोलोनाइजेशन शुरू हो जाता है और इंडिपेंडेंस शुरू हो जाता है। दूसरे वर्ल्ड वॉर ने यूरोपियन शक्तियों को बिल्कुल कमज़ोर बना दिया था, जिससे क्या होता है कि इसके 20 साल के बाद, यानी 2 दशकों के बाद क्या होता है कि ज़्यादातर जो कॉलोनीज होती हैं वो फ्रीडम अचीव कर लेती है। लेकिन क्योंकि ये कॉलोनीज एक लंबे समय तक गुलामी के साए में रही थी, तो इसलिए इनको विरासत में क्या मिला? पॉवर्टी और रिसोर्सेज की कमी। इन दोनों ही चीज़ों को ये टैकल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इनकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा महान भी नहीं थी। तो इनको हेल्प करने के लिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की स्थापना की गई थी। लेकिन ये ही दोनों इंस्टीट्यूशंस क्या थे दोस्तों? शुरुआत में इन जो नए आज़ाद हुए देश हैं, इनकी डिमांड्स को पूरा करने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे, ये कहीं ना कहीं फेल हो रहे थे। तो अचानक से क्या होता है दोस्तों कि पूरा का पूरा यूरोप और जापान कम से कम असिस्टेंस के साथ अपने आप को और भी ज़्यादा अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर लेते हैं। तो जब यूरोप और जापान अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, तो अब क्या होता है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इन दोनों ही संस्थाओं का ध्यान कहाँ जाता है न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ पे। ठीक है, और अब धीरे धीरे करके न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज भी स्टेबलाइजेशन की तरफ आने लगती है। अब न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री जो है दोस्तों मजबूरी में आके ग्रुप ऑफ 77 का फॉर्मेशन करती है। ये ग्रुप है जो नए आज़ाद हुए देशों का ग्रुप है, यानी आप इनको कह सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप है। ठीक है, तो इनको ये ग्रुप बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी दोस्तों? ये जो देश थे, इन सभी देशों की जो इकोनॉमी थी वो आईएमएफ
और वर्ल्ड बैंक के ऊपर डिपेंड करती थी। तो जब IMF और वर्ल्ड बैंक के ऊपर इन सभी देशों की इकोनॉमी अब डिपेंड कर जा रही थी, ये सभी देश इन्हीं दोनों संस्थाओं से हेल्प ले रहे थे। और ये दोनों संस्थाएं कौन रेगुलेट कर रहा था? दुनिया के जो अमीर देश थे, जो ऑलरेडी डेवलप्ड थे, जिन देशों ने पहले से ही सबको गुलाम बनाया था, वही देश अब इन दोनों ही संस्थाओं को रेगुलेट कर रहे थे। तो अगर अब देखा जाए तो फिर से ये जो नए आज़ाद हुए देश हैं, इनको ये लगने लगा कि अब अगर फिर से हम लोग इन्हीं से ही सब कुछ पूछते रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से ये जो धूर्त देश है ये वापस से हमें अपना गुलाम बना ले। तो इनके ऊपर अभी भी एक रिस्क मंडरा रहा था। तो उस रिस्क को दूर करने के लिए इन्होंने क्या किया? G77 का निर्माण किया, यानी कि ग्रुप ऑफ 77 का निर्माण किया। और जैसे ही इन्होंने G77 का निर्माण किया, वर्ल्ड स्टेज पर इन्होंने डिमांड रखी कि आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को बदलिए और नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर लेके आइए। प्लस इन्होंने कहा कि हमारे रिसोर्सेज सिर्फ हमारे रहने चाहिए, कोई एक्सटर्नल कंट्री आके इनको बर्बाद ना करे, आपको ये सुनिश्चित करना होगा। तो ये क्या चाहते थे? रियल कंट्रोल चाहते थे ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज, और इसीलिए इन्होंने G77 का फॉर्मेशन किया। तो आई होप दोस्तों अभी तक आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्या होता है दोस्तों? ब्रेटन वुड्स का एंड होता है और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत होती है। होता क्या है दोस्तों? जैसे ही यूरोपीय देशों की इनकम बढ़ती है तो यूरोपीय देश भी अपने आप को और भी ज़्यादा इनकम बढ़ाने के लिए हर जगह पे वो इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट्स का जो डॉलर है उसको भारी मात्रा में कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। तो यूरोप की इकोनॉमी के सामने डॉलर ज़्यादा टिक नहीं पाता है, और डॉलर अपने आप की वैल्यू जो है वो जो इसने गोल्ड के बराबर कर ली थी $35 पर ऑन्स, वो वैल्यू वो बरकरार नहीं रख पाता। इससे क्या होता है? डॉलर जो है वीक हो जाता है। जब डॉलर वीक हो जाता है तो जो फिक्स एक्सचेंज का सिस्टम था वो एकदम से ख़त्म हो जाता है। तो जब फिक्स एक्सचेंज का सिस्टम ख़त्म हुआ तो इसके बाद एक नया सिस्टम आया, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का सिस्टम, यानी कि टाइम के साथ हर देश की करेंसी बदलती रहेगी, कभी ज़्यादा कभी कम, वो डिपेंड करेगा मार्केट पे। तो आज भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो आज कौन सा सिस्टम चल रहा है? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स का सिस्टम चल रहा है। पहले क्या होता था दोस्तों? डेवलपिंग कंट्रीज जो है असिस्टेंस ले सकती थी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, तो सिर्फ असिस्टेंस ले सकती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि इन्हीं डेवलपिंग कंट्रीज को फोर्स किया गया कि आप वेस्टर्न कमर्शियल बैंक से आप लोन लीजिए। तो मजबूरी में आके इन्होंने क्या किया? भारी मात्रा में यहाँ से लोन लेना शुरू कर दिया। अब जब इन्होंने वेस्टर्न कमर्शियल बैंक से लोन लेना शुरू कर दिया तो फिर क्या हुआ कि पीरियोडिक डेट क्राइसिस आ गया। जो ये डेवलपिंग कंट्रीज थी ये कर्ज के साए में बहुत बुरी तरह से बर्बाद होने लग गई, और फिर इनकी जो इनकम थी वो भी और भी ज़्यादा बर्बाद होने लग गई। इसका सबसे बुरा असर पूरे के पूरे अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में पड़ा, जिससे क्या हुआ दोस्तों? ब्रेटन वुड्स का खात्मा हो गया और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों? इसके बाद होता है USSR का अंत। जैसे ही USSR का अंत होता है, सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म का अंत होता है, अमेरिका जो है पूरी दुनिया के सामने सुपर पावर बन के सामने आ जाता है। जब अमेरिका सुपर पावर बन के सामने आ जाता है तो उसी के साथ चाइना भी जो है अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंज लाना शुरू कर देता है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि चाइना जो है अपने आप को पूरी दुनिया से अलग करना शुरू कर देता है और अपने आप को आइसोलेट कर देता है। लेकिन अब क्योंकि पूरी दुनिया के समीकरण चेंज हो रहे थे तो इसलिए चाइना ने भी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंज लाना शुरू कर दिया। इससे क्या फ़र्क पड़ा? पूरी दुनिया भर की जो आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज थी, MNCs थी, वो सब जो है चाइना में जाके निवेश करने लगी। जो चाइना ने किया वही बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ ने भी किया, और ये जो मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी कंपनीज थी, इन सभी कंपनीज़ ने डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी अपने आप को अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। इससे क्या हुआ दोस्तों? इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, इस तरीके से ये नई नई पावर के रूप में सामने आने लगे और आज का विश्व हमारे सामने हमें दिखता है। तो ये सब था दोस्तों ग्लोबली हिस्ट्री। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।